नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 एसएसटी चैप्टर वाइज चल रही है वो आगे भी चलती रहेगी, लेकिन आज का जो वीडियो है वो है बिहार का जो टीचिंग एग्जाम हुआ था, बीपीएससी टायर 3.0 री एग्जाम जो हुआ था उसका आंसर की भी आ गया है और क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, तो उसका हम आंसर बताएंगे। और बीपीएससी 4.0 की तैयारी से पहले जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, करंट प्रीवियस ईयर का, वो हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि ये पता चले किस लेवल का किस स्तर का क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे पूछते हैं। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, हमारा जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी की, वो हमने प्लेलिस्ट अलग अलग क्लास की बना दी है, अलग अलग क्लास की और अलग अलग सब्जेक्ट की, तो आप देख सकते हैं। और आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और उसमें सारे अच्छे से मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। इसमें जो पैराग्राफ है इंग्लिश, देखो जो वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर होता है, तो 2.5 घंटे का पेपर जो जल्दी जल्दी करते हैं बिना कुछ बोले मन में ही, तो 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो ये 2.5 घंटे से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। सो इसमें हम लोग क्वेश्चन झट से पढ़ेंगे और फिर आंसर, उसका हम आंसर की जो उनका आया है और प्रोविजनल वैसे आंसर की आया है, उसी के आधार पर आंसर बता देंगे। और ये डिस्क्रिप्शन में पेपर दे देंगे और आंसर भी दे देंगे, आंसर की का भी पीडीएफ आप अपने हिसाब से बाद में फिर सॉल्व करते रहिएगा। ओके, तो ये पैराग्राफ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ऐसा पैराग्राफ आता है, ऐसा पैराग्राफ आता है और उसी पैराग्राफ से ही जो क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो बनाया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है पैराग्राफ, इसके प्रैक्टिस के लिए आप जो है सीटेट के जो भी पेपर पिछले साल के हैं, पिछले 5 साल का ही आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो री एग्जाम हुआ है इसमें इन्होंने पैराग्राफ दिया है, वरना ऐसे क्वेश्चन नहीं देते थे पैराग्राफ देकर फिर, लेकिन ये आसान होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ क्यों दे दिया गया। इसमें होता क्या है कि आप 2-3 पैराग्राफ पढ़ लीजिए, सबसे अच्छा तरीका यह होता है। फिर नीचे 1-2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि ऊपर से ही पैराग्राफ से अक्सर आंसर निकल आते हैं, फिर आंसर दे देते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिक बता दिए और आगे आप भी देखिएगा। सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं या सीटेट जिनकी निकल गई है उनको तो पता है, बिल्कुल वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही हम आंसर देंगे, तो हम तो जल्दी जल्दी बस आंसर बताएंगे, आप करते रहिएगा अपना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, लिखा है द फॉलोवर इज ओपन टू ऑल बिकॉज। इसमें जो इसका आंसर होगा वो है डी ऑप्शन होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी ऊपर जो दिए हैं उससे एक से अधिक आंसर इसके सही होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का है द ऑथर हेयर टॉक्स अबाउट, इसका आंसर होगा डी, इसका भी डी हो रहा है। अच्छा, एक बात और है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हम आपको जल्द ही एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम ट्रिक कुछ ऐसा बताएंगे जिससे आप लेकिन ये ट्रिक तभी यूज करने वाला है जब आपके पास टाइम कम है, आप क्वेश्चन ना छोड़ के उसको ऐसे सॉल्व करें कि उसमें भी अच्छा खासा स्कोर हो जाए, तो वो ट्रिक बताएंगे। और मैंने जो पिछले पेपर सीटेट का देखा है, पिछला पेपर, और हाँ हमने भी 3 बार निकाला है, तो पिछले पेपर को जो मैंने प्रैक्टिस के रूप में यूज किया था उसमें भी मैंने इसको रिसर्च कर लिया है, ये काफ़ी काम का होता है।
तो आप भी इसको करिएगा, अभी से नहीं बता रहे हैं, अभी आप पढ़ते रहिए। ये लास्ट के लिए होता है कि जब आपके पास टाइम कम है, क्योंकि 80 से 90% तक जो इसका है वो सही निकलता है, आपको अच्छा स्कोर करा देता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अच्छा, टिक लगा दें। सेकंड का है डी और फर्स्ट का भी है डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का होगा बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी। इंग्लिश को हम ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे, फिर जब हिंदी और अपने सब्जेक्ट पर आएंगे तो उसको हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। ओके, सी। और 5, क्वेश्चन नंबर 5 का है डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये है ग्रामर से। ही सा डैश एलिफेंट एट द जू, इसमें है, तो 6 का है बी। और क्वेश्चन नंबर 7 का है, क्वेश्चन नंबर 7 का है डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, संडे। इफ 21st March is Wednesday, what will be 25th March? तो संडे। ओके, और अगला लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज। अच्छा, जो उर्दू बंगाली है वो मैं नहीं कराऊंगी। आप अगर जो उस लैंग्वेज से संबंधित हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा आंसर और क्वेश्चन, उससे आप कर लीजिएगा खुद। ओके, हिंदी गद्यांश लिखा हुआ है वही पैराग्राफ और उसी से आंसर। अच्छा, हिंदी में चलो बता देते हैं कि कैसे निकालते हैं। आदर्श व्यक्ति सत्कर्मों में आस्था रखता है, इसी में वह अपने कर्म की सार्थकता समझता है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण सत्कर्म में ही व्यतीत होता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चय समय रहता है। ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अब यहाँ तक पढ़ लिया, आप सीधे नीचे क्वेश्चन पर जाएंगे। लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं? आंसर तो नहीं मिला इससे, यहाँ तक दूसरा भी देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता? तो ये इससे भी आंसर नहीं मिल रहा है। देखो, तो अक्सर ऐसा होता नहीं है कि तुरंत मिल जाए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है पूरा पैराग्राफ पढ़ लो एक बार में जल्दी जल्दी, ताकि काफ़ी एक पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ कहा जा रहा है इसमें, फिर आंसर देने में आसानी होती है। ओके, और ये दूसरा तरीका होता है 3-4 पैरा पढ़ के फिर पहले दूसरे नंबर के क्वेश्चन देख लो। लेकिन पेपर लीक हुआ था ना, तो पेपर थोड़ा टफ बनाई गई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए। लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं? ए, आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता देखकर। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता है? तो इसका है ए, आलस। आलस के लिए नहीं है स्थान। आदर्श व्यक्ति किसमें आस्था रखता है? तो इसका है प्रेम,
सदकर्म में। प्रेम बोलने जा रहे थे सदकर्म में। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? शीर्षक निकालना तो हमेशा पूछ लेते हैं, शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है आदर्श व्यक्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है? तो इसका होगा वह धैर्य से संकट को दूर करता है। और गद्यांश 2 2 पैराग्राफ दिया गया था, यानी आगे भी 2 दिया जा सकता है। अब इसको भी जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। स्वास्थ्य और चरित्र एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े होते हैं। वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जिसके चरित्र में आत्मसंयम हो। चारित्रिक दूषण व्यक्ति के पतन का कारण होता है। आत्मसंयम को चरित्र की सीढ़ी कहा गया है। इसी सीढ़ी के माध्यम से कोई व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास की यात्रा तय करता है। व्यायाम को स्वास्थ्य का सहोदर कहा गया है। यही किसी व्यक्ति की काया और चित्त को निर्मल और निरुज रोग रहित बनाता है। चरित्र की रक्षा का अर्थ है काया और चित्त को विभिन्न दोषों से मुक्त करना। तो व्यक्ति के पतन का कारण है चारित्रिक दोष। क्या व्यक्ति के पतन का कारण है ये बताना। तो है इसका आंसर है, हम लोग हमेशा जो है ऑप्शन पूरा पढ़ने के बाद ही आंसर करेंगे, चाहे कितनों आंसर तुरंत मिल रहा हो। चारित्रिक दोष, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ आंसर होगा उसी को बताना है। एक से भी कई आंसर सही हो सकते हैं, इसलिए तो डी ऑप्शन दिया होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, विभिन्न दूसरों से मुक्त होने का अर्थ है। विभिन्न दूसरों से मुक्त होने का अर्थ है, तो इसका होगा बी, चरित्र की रक्षा। चरित्र की रक्षा, बी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है आत्मसंयम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आगे बढ़ते हैं 16 के बाद 17, किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है? व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है? आत्मसंयम पर। बात भी बिल्कुल सही है, आत्मसंयम सर्वोपरि होता है। स्वास्थ्य का सहोदर है, सहोदर मतलब एक ही उदर से लिए गए, यानी जिसको सहोदर शब्द भाई के लिए यूज किया जाता है, सगे भाई एक ही उदर से निकले, तो इसका अर्थ हुआ है व्यायाम। स्वास्थ्य का सहोदर होता है व्यायाम। और 19, सम्मुख का विपरीतार्थक है, यानी विपरीत अर्थ है सम्मुख का, तो सम्मुख का बी है विमुख। विमुख इसका आंसर हुआ। तत्सम शब्द है, तत्सम क्या है? तत्सम है प्रकृति। तत्सम शब्द प्रकृति, मूल दवा कई दिए हैं, तो इसमें तत्सम क्या है? अच्छा, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्द बताना है, और तद्भव मतलब होता है हिंदी या अन्य देसी भाषा। ओके, तो प्रकृति तत्सम शब्द है, मुल्क, दवा, ये सब उर्दू फारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, अन्याय करना, बेइज्जत करना, उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है? तो अंगूठा दिखाना मतलब समय पर धोखा देना, तो इसका आंसर हुआ ए। शुद्ध वाक्य है, वह किताब लाया, वह ने ही कहा है, वगैरह वगैरह कई है, ऐसे पढ़ेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ए, वह किताब लाया।
22 के बाद अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा, अरविंद, यौवन, उपयुक्त में से एक से अधिक बताना है। तो बुढ़ापा है भाववाचक संज्ञा, ये है। अरविंद भी है भाववाचक, अरविंद का अर्थ होता है कुछ स्वभाव से होता है संबंधित। यौवन जवानी, तो जो भाववाचक संज्ञा है वो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध वाक्य बताना है, अंधिकार, अनाधिकार, अंधिकार, ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, बताने कौन से शुद्ध है। तो शुद्ध है सी, अंधिकार। श्याम सुंदर में समास है, समास बताना, श्याम सुंदर में कौन सा समास है। तो इसमें है समास कर्मधारय। सारे क्लास बाद में चलेंगे, अभी तो एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं। कर्मधारय समास श्याम सुंदर में है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, आवश्यक में प्रत्यय है, आवश्यक में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो होता है वो पीछे जुड़ता है और उपसर्ग होता है वो आगे जुड़ता है। ओके, तो यही याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आवश्यक में पीछे कौन सा शब्द जुड़ा है जिससे बना है, तो अक। आवश्यक में प्रत्यय है अक। और शिव का प्राय है, शिव का प्राय, ये प्राय मतलब प्रायवाची। तो शिव का प्रायवाची है शशि, शशि शेखर। शशि पार्वती जी को लेकर है, शेखर मतलब उनके शशि के पति, शेखर। विशेषण, तो विशेषण है, कई शब्द दिए हुए हैं जिसमें विशेषण बताना है। तो जीवंत हुआ इसका विशेषण, जीवंत विशेषण बता रहा, विशेषता बता रहा है। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बताया था, आगे आता है। तो अनुराग में कौन सा उपसर्ग है, अनु। ये प्रोविजनल आंसर, जो आंसर की बीपीएससी की आई है उसके अनुसार हम आंसर बता रहे हैं। ओके, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है। तो व्यंजन संधि, विसर्ग, स्वर, ये सब में से कौन सा संधि है ये बताना है। तो इसमें है अत्यधिक में स्वर संधि, स्वर संधि। ओके, अब हिंदी हो गया और उर्दू है, ये पेपर पीडीएफ में रहेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की भी रहेगा। और उससे आप उर्दू के होंगे अगर तो उर्दू का ले सकते हैं, उससे रहेगा ही एक पेपर में, तो आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। पार्ट सेकंड, जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज पार्ट सेकंड। तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, जिससे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो मेन सब्जेक्ट है उससे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी, सर विलियम जोन्स। निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है, जो भी ऑक्साइड के नाम है इसमें कौन सा जल में घुलनशील है। तो इसका ऑप्शन बी, कार्बन ऑक्साइड। ये साइंस से जुड़ा क्वेश्चन हो गया।
और ऊपर वाला हिस्ट्री से जुड़ा। तो हम ये भी बताते चलेंगे कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। सुब्रमण्यम नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि में 125 अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि क्या है? ये मैथ से जुड़ा क्वेश्चन है। ओके, तो 33 का आंसर है बी। ये आप इसको सॉल्व करिएगा, बी। 34, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? किस वर्ष अध्यक्ष थे ये बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा 1939, 38, 1937, इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर गलत है। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इन्होंने डी दिया है, एक से अधिक। तो ये आंसर जो है रॉन्ग है, यानी इस पर जो है स्टार बना देते हैं। ओके, तो इन्होंने डी बोला है, डी नहीं सही है। आप में से किसी को जो भी लग रहा है तो उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर हम नहीं बताने जा रहे हैं। ओके, आप बताइएगा। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? कोसी, गंडक, काली, कौन सी नदी बनाती है सीमा भारत और नेपाल के बीच? तो इसका आंसर होगा काली। ये हो गया ज्योग्राफी से क्वेश्चन, ऊपर वाला हिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो 36 का आंसर है 23 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 हो गया, 37। श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, ये देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें जो हिंदी का ही बता रहा है। हिंदी के जो शब्द यूज कर रहे हैं बहुत ही डिफिकल्ट वाले यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत रहेगी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसका होगा सी, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। निम्न में तो ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। 38, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा सही है? ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का। तो देखिए कैसे मिला जुला सबसे पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सही है? ये सेकंड थर्ड का क्वेश्चन है, सेकंड नहीं, थर्ड या फोर्थ का क्वेश्चन है। ओके, तो 38 का ए हुआ आंसर, ए। 39, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? 39 का ईव, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी जो भी प्रवर्तन निर्देशालय, ईडी, सीआरपीएफ ये सब लिखे हैं, इसमें से कोई भी सही नहीं है। किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था, यह आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। ओके,
थोड़ा सा काम देना भी चाहिए। इसी के बहाने आप रिसर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे और आपको मालूम भी हो जाएगा, याद हो जाएगा। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? माचिस उद्योग में, फोटोग्राफी उद्योग में, बैटरी उत्पादन में, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी सभी इन तीनों में, या दो में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी सभी में, एक से अधिक यानी माचिस उद्योग, फोटोग्राफी उद्योग, बैटरी उद्योग। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो हानि रहित यानी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, वो बम किसने फेंका था? तो ये तो सबको मालूम ही होगा, बटुकेश्वर दत्त, जिससे किसी को हानि न हो बम फेंके थे। निम्न में शरीर, खाली बेंच पर बम फेंके थे। निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? सेरेबेलम, पसली, कान, ये सब कौन से शरीर को नियंत्रित करता है? कान, कान शरीर को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 242 के बाद 43 ये मैथ से क्वेश्चन आ गया। अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो साइंस का था, बायोलॉजी का साइंस में। अभी ये क्वेश्चन है मैथ्स का, इसको जब सॉल्व करेंगे तब करेंगे, अभी तो इसको आंसर बताना है। 43 का है सी, 4 को आंसर। आप लोग करके देखिएगा क्या आ रहा है। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो वो है प्लीहा। प्लीहा में भंडारण स्टोर होता है। ये है साइंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला, कैप्टन अजीत कृष्णन, पीवी नायर, इनमें से कोई नहीं। ऐसा नहीं कि जो ऑप्शन दिया है उसमें से कोई न कोई होगा ही। तो देख लीजिए कि कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब बताओ, इस पर भी स्थान भी निकाला जा रहा है। प्रति व्यक्ति, अब दूध का आपने सुना होगा, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पर भारत किस स्थान पर है, या ये फला प्रदेश किस स्थान पर है। अब इस पर आ गया जल पर, तो इसका है 46 का 133वां। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब भी ऐसे कुछ होता है उसमें अभी जो है ये शांति वाले निकाला गया, कहाँ पे पीसफुल कंट्री कौन है, तो उसमें बांग्लादेश का जो है रैंक काफ़ी अच्छा भारत से था। और आज देखो बांग्लादेश में क्या है, एकदम से तो बांग्लादेश में कुछ हुआ नहीं होगा, पहले से चलता रहा होगा, यानी पीस नहीं था। ये लोग ऐसे ही इसी में बैठे लगता है कुछ भी रिपोर्ट बना देते हैं, एक बार नाम कमा लिए बस, विदेशी कंपनियां होती हैं, चलो आधार कुछ भी लिख दे, हो गया। आधार लिखते हुए अपनी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर रैंक बना दो। तो 133वां है भारत का रैंक। ये ऐसे कहा है कि ये समझ सकते हैं कि ये सब जो रैंक निकाला जाता है ये किस तरह निकाला जाता होगा, ये तो भगवान ही जाने। 47, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? बिहार का है तो बिहार से जुड़ा क्वेश्चन तो जरूर ही पूछता है हर चीज में। तो इसका आंसर होगा ए, राय बहादुर सतीश चंद्र।
1935 के तहत बिहार विधानसभा। अच्छा, अभी हम जो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे उसमें भी बता चुके थे कि भारत स्वतंत्रता से पहले ही निर्वाचन यहाँ शुरू हो ही गया था। प्रांतीय निर्वाचन होता था, चुनाव होने लगे थे। तो इसमें प्रथम निर्वाचित सभापति जो थे बिहार का, वो राय बहादुर सतीश चंद्र हैं। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? 24 में क्वेश्चन आया, 23 में ये मिला था, तो उसका पूछा जा रहा है किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर वहीदा रहमान। बताओ, इतने बूढ़े लोग को दिया जा रहा है, अपने समय की थी। तो आगे बढ़ते हैं। 49, आज के जनरेशन को तो मन में नहीं होगा कौन है वहीदा रहमान, तो वो सोचेगा, पूछेगा अपने घर वालों में से, तो वो बताएंगे अच्छा ऐसी थी ऐसे में, तो वो फिल्म देगी तब उनको जानेगा। 49, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें मान पूछा गया है, इसका आंसर है सी, 0.25। नेक्स्ट 50, दो संख्याओं का अनुपात, ये भी मैथ्स से क्वेश्चन है। संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि इनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से एक छोटी संख्या है, छोटी संख्या बताना है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए। जनवरी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या है? अरे सीधे पूछ लेते, इतना लंबा कहानी कहने क्या जरूरत। ये चुनाव इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का चुनावी प्रतीक क्या है? खैर, तो इसका आंसर है सी, क्रिकेट बैट। इनका है क्रिकेट बैट। अरे बीच बीच में थोड़ा ऐसे ही इंटरटेन करने के लिए बोल देते हैं, वरना इतना लॉन्ग वीडियो से बोर भी हो जाए आप लोग थोड़ा। 52 का है आंसर। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये जीके का है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 1968, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, यानी किस काम के लिए ज़्यादा उपयोग होता है? तो 53 का है सिंचाई। ये बोल रहे हैं सिंचाई के लिए, सिंचाई में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। बिहार दिवस डैश मनाया जाता है, फिर नीचे ऑप्शन कई दिए हुए हैं। तो बिहार दिवस 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था पहले, स्वतंत्रता से पहले। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 55, क्वेश्चन नंबर 55। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है 1934। यदि x का घात 4, y का घात 4, घात को पावर बोलते हैं, बराबर 17, और ये क्वेश्चन है
तो ये है लगभग 7th 8th का क्वेश्चन है, क्लास 7th 8th का मैथ्स का क्वेश्चन है। तो 56 का आंसर हुआ बी 8। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कितने वर्षों में 7508% ब्याज दर पर दोगुना हो जाएगा? कितने मतलब वर्षों में दोगुना हो जाएगा? तो 12.5 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। अभी बहुत टाइम है, 12.5 वर्ष में तब तक महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। साधारण ब्याज बहुत खराब ब्याज होता है, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग वाले सिस्टम में ही पैसा लगाना चाहिए। 58 नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इसका है आंसर बाकू अजरबैजान। भगैया नाम तो देखो अजीब सा है, इसको तो मैंने पहली बार सुना है। बाकू अजरबैजान एक कंट्री है और बाकू उसका वो शहर है, वही बता रहे हैं अजरबैजान, बेचारा बेजान। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कोलायट नहीं है? सिरका, रक्त, धुआं। इसमें से कौन सा कोलायड नहीं है? तो सिरका। कोलायड क्या होता है ये साइंस का है, तो ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन आप पता कर लेना। आगे बढ़ते हैं। गूगल बाबा जिंदाबाद, उसी पर सर्च करके देख लेना, लेकिन सावधानी से, क्योंकि हर चीज़ सही नहीं बताता है। तो कई वेबसाइट पर जाके देखना, एक ही वेबसाइट ने कुछ कहा तो दूसरे कुछ कह रहा है, तो समझ लो कुछ और है। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? फ्रांस। यहाँ पे गर्भपात का अधिकार मिल गया है, यानी कोई स्त्री की मर्जी गर्भपात कराने की, इसको लेकर कोई कानून नहीं, जैसा कि इंडिया में और अदर कंट्री में इतने हफ्ते का हो गया या इतने दिन की प्रेगनेंसी हो गई तो आप गर्भपात नहीं करा पा। इंडिया में तो है इतने दिन का हो जाएगा, हफ्ते के हिसाब से उनका रहता है, इतने हफ्ते का हो गया तो आप नहीं करा सकते, जहाँ तक मुझे मालूम है 5 महीने का हो जाता है, उसके बाद गर्भपात यहाँ पे गैर कानूनी है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है? प्रकाश की ओर पौधों का मुख्य झुकाव का क्या कारण है ये बताना है। तो इसका आंसर है सी, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। क्वेश्चन नंबर ये है बायोलॉजी से क्वेश्चन हो गया। अब फिर मैथ्स का आ गया। एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई है, ये बताना है लंबाई। तो इसका आंसर है 10√2 मीटर। नेक्स्ट, तो ये मैथ्स का हो गया। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? पोखरा। पोखरा को पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया गया। इसे काठमांडू राजनीतिक राजधानी है, पोखरा जो है पर्यटन की राजधानी है, यानी घूमने टहलने के लिए उस हिसाब से बनाया गया होगा और अच्छे से उसको सजाया गया होगा। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अच्छा, ये सब जो किया जाता है, अब घड़ियाल भी उसके खाल वाल से बहुत कुछ बनता है, तो इसका आंसर है मुरैना, मध्य प्रदेश में। मुरैना मध्य प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन यानी कि
जैसे मुर्गी पालन होता नहीं है, वैसे प्रजनन का मतलब उससे बच्चे कई पैदा हों। तो ये मुरैना मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो अपनी यात्रा यानी कब से, किसके उद्घाटन के साथ शुरू की है? तो यह है मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ये बता रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की है? तो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो याद है 1928, सन याद है, तारीख तो महीना नहीं याद है, लेकिन ये सौभाग्य से जो है इसमें 1928 एक ही है। तो जो है आप गठन कब की गई थी ये बताना। अच्छा हाँ, ये तो आई थी, गठन कब की गई थी? साइमन कमीशन तो 28 में आई थी, गठन कब की गई है ये पूछा गया। तो इसका है आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि साइमन कमीशन तो 1928 में यहाँ आई थी भारत में। गठन कब हुआ है, गठन का पूछा जा रहा है, तो इसमें कोई गठन को लेकर सन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये सही नहीं है। भारत में ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? खंभात खाड़ी में, ऑप्शन सी सही है। ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए खंभात खाड़ी जो है ज्यादा सही है। निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है, यानी साइंस का है क्वेश्चन। 68 का सी, टॉर्च बल्ब गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, टॉर्च का बल्ब। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाली बल्बों को जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। सड़क प्रकाश में जो उपयोग आने वाले बल्ब होते हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऐसे ऐसे, इसी को समांतर बोलते हैं। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, उपयुक्त में से एक से अधिक कौन से चीज के लिए फेमस है यह बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, तांबा। घाटशिला जो है तांबे के लिए। अच्छा, झारखंड में बॉक्साइट, तांबा, कोयला ये सब अच्छे से पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक एरिया का नाम दे दिया गया, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। पार्ट थर्ड हिस्ट्री। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? अच्छा, ये हिस्ट्री आ गया, इसके बाद ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, फिर पॉलिटी है। लेकिन मैं जो है हिस्ट्री और पॉलिटी दो जो मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है उसको मैं इस वीडियो में कराऊंगी, और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, सेकंड वीडियो उसमें करा देंगे। और फिर आप उसको देख भी सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में दोनों पेपर लगा देंगे, आंसर की और पेपर, तो आप देख लेना। और अगर जो सब चारों करें तो वीडियो और लॉन्ग हो जाएगी। जो बीपीएससी है उसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एसएसटी के, जिसमें से कोई 2 सब्जेक्ट ही करना रहता है जो आपका पसंद हो, जो
पसंद मतलब जिसमें आप ज़्यादा मजबूत हो, ज़्यादा अच्छे से आपका पकड़ हो। तो गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है करतार सिंह सारभा, यानी ए। उखाड़ फेंकने की बात कही थी करतार सिंह साराभा। नेक्स्ट है सेकंड, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा है, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? चीन और भारत में जो संघर्ष हुआ था उसकी बात हो रही है। तो इसका है सी, पंचशील समझौता। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। न्याय, न्याय का। 3 के बाद 4, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। लगभग कितनी दूरी तय की थी ये बताना है। तो 241 मील, यानी ऑप्शन ए। किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो है अशुरबनीपाल। अशुरबनीपाल, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का तो नहीं है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का है सारा। वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? इसके परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दी गई। इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन है बी। इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? इसका आंसर जो है इसका होगा 1907, ऑप्शन ए सही। 1907 में हुआ था, यानी आज़ादी से बहुत पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। निर्यात कम हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के वजह से। निर्यात मतलब दूसरे देश में सामान भेजना। स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? किन दो देशों के बीच महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी? जर्मनी और सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन सी। द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी और सोवियत संघ के बीच, सोवियत संघ जो आज रूस है, काफी भयंकर लड़ाई हुई थी। भयंकर क्या, विश्व युद्ध ही बोला जा रहा है। 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? ये बताना है। लॉर्ड कैनिंग
क्राउन शासन यानी कि ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटेन का जो राजा हैं उन्हीं को क्राउन बोलते हैं, कि पहला जो वायसराय था कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। एनसीईआरटी से ही है क्वेश्चन। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान ये बोली गई है। हर्ष, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कौन थे? तो हर्ष 7वीं बोले गए हैं, 7वीं शताब्दी। ये लोग तो और काफी पीछे की बात होती है। सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए हर्ष को जाना जाता है। ये जो है ये क्वेश्चन हिस्ट्री का क्लास 6 का है, क्लास 6 का है, जो हम पढ़ा भी चुके हैं। तो एक बार फिर से कह रही हूँ कि जो हमने प्लेलिस्ट बना दी है उसको आप देख लीजिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे उस प्लेलिस्ट को देखने से। मुला, मस्कत और बोलन क्या है? पर्वतीय दर्रे, कश्मीर के शहर, पर्वत चोटियां, ये सब में से क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, पर्वतीय दर्रे। मुला, मस्कत और बोलन। बोलन तो याद आ गया था क्या है, इन तीनों एक साथ लिखे हैं तो पर्वत दर्रे। आप दर्रे क्या होता है सब ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। इस वक्त जो है हमारा ज्योग्राफी सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 13। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। तेभागा आंदोलन ने क्या मांग की, ये बताना है। फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की कि फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। हिटलर की आत्मकथा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में नहीं है, ये एससीईआरटी का है क्वेश्चन 1940। ये बिहार स्पेशल पढ़ लीजिए, उसमें मिल जाएगा। हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है, का शीर्षक है। जो हिटलर का आत्मकथा है उसकी क्या शीर्षक है, ये बताना है। और तो ये जो क्वेश्चन है ये आ गया 9th क्लास का, 9th 10th की हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर होगा सी, मीन काम्फ। इनके शीर्षक जो है, जो टाइटल है, जो अपना उसने आत्मकथा लिखा है, उसका नाम है मीन काम्फ। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगन राजस्थान में, यहाँ पे जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। ये सब कैसे पता चलता है, ये सब 6 क्लास के एनसीईआरटी 6 क्लास में बताया जा चुका है। तो आप एनसीईआरटी 6 क्लास से पूरा देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। और सारी जो भी भ्रम है किसी भी चीज़ को, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जो आज कल्चर है, ये सारी चीज़ें आपको सारे जवाब वहाँ से मिल जाएंगे। ओके, 15 हो गया। 16, क्वेश्चन नंबर 16। पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया था बंदा सिंह बहादुर ने। बंदा सिंह बहादुर ने फुल्का विद्रोह का
नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी जो लूसेंट की आती है उससे ये आंसर मिल जाएगा। देखो खाली जो एनसीईआरटी है वो तो मेन है ही है, सबका फादर। उसके बाद भी और भी कई चीज पढ़नी पड़ जाती है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये बताना है। तो ये 1878 में। नेक्स्ट, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम का क्या था? यम क्या था? मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? कुरियर प्रणाली। कुरियर प्रणाली। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? राष्ट्रसंघ पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले बनाया गया था। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? तो इसका है वर्साई की संधि। ये वर्साई की संधि ही बाद में बहुत घातक साबित हुई थी। ओके, वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे 9th 10th का तो आप उसमें देखेंगे कि क्या हुआ था। तो आप जरूर पढ़िएगा और हमारा वो वीडियो जरूर देखिएगा। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है बी, ग्यूसेप गैरिबाल्डी। बाल्डी, नाम भी ऐसे हैं। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? आरजी बनर्जी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के पहले निदेशक थे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? ये है करंट अफेयर से ही जुड़ा क्वेश्चन 22 का बी, आत्मसात नीति के तहत निकाला गया। नेक्स्ट, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? यानी कौन सा घटना जो है खिलाफत आंदोलन के लिए भड़काया? वर्साई की संधि से कोई मतलब नहीं, बंगाल का विभाजन कोई मतलब नहीं, पहले ही हो गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसका आंसर होगा 23 का वर्साई की संधि। अच्छा, वर्साई की संधि, हाँ टर्की ने भी लिया था इसमें वर्साई की संधि, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसको लेकर था। तो ये खिलाफत आंदोलन यानी मुस्लिमों का जो आंदोलन था जिससे हिंदू भी जुड़ गए थे वो इसमें था। तेईस 24 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? मेन जगह का बहुत पूछा जाता है, जहाँ कुछ घटना घटी हो मेन। उस समय कांग्रेस और लीग, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो एक हो गई थी ना, एक साथ चल रहे थे। तो 24 का ए, अंबिका चरण मंजूमदार। अंबिका चरण मंजूमदार उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था?
ये बताना है। तो 25 का सी झारखंड में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एनसीईआरटी का है ये सारे, अभी एनसीईआरटी में ही चल रहे हैं। एनसीईआरटी में 70 से 80% है इसमें जो पूछे गए हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। चाहे बुक लेकर पढ़ें, चाहे हमारे चैनल के साथ जुड़ के पढ़ा जाए, हम सब दोनों लोग मिलके पढ़ेंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई, प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई किसने, जो भी ये बुक छपी थी, तो ये पूछा जा रहा है। देखो कितनी बारीकी पूछी जा रही है। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना किस पर था, आर्थिक मुद्दे पर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था, आर्थिक मुद्दे की बात थी इसमें। ये भी पोल खोली गई कि भारत को कैसे कैसे लूट रहा है अंग्रेज, ब्रिटेन। 27, क्वेश्चन नंबर 27, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ए 1946 में, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, नेवी का विद्रोह भी 1946 में हो गया था। ये सारे विद्रोह जो एकदम से बाद में हुए थे, तभी तो अंग्रेज छोड़ के भागे थे, वरना इतना आसानी से ये भी नहीं जाते। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 28 का इसमें है बी, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। आयात यानी चीजों को बाहर से मंगाने लगे, औद्योगिक विकास जो यहाँ पे हो रहे थे भारत में, उस पर दबाव पड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति के उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो इसका है सी, रोलेट एक्ट। इसी के विद्रोह में तो सब हुआ था, जलियांवाला बाग। किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बी, एबीसीनिया पर इतालवी आक्रमण। ये याद रखिएगा। किस घटना से जो राष्ट्र संघ बनी थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसमें बता रहे हैं राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हो गई थी एबीसीनिया पर इतालवी आक्रमण के कारण। 31, मगध की राजधानी राजगीर का प्रकृत नाम क्या था? राजधानी जो राजगीर है उसका प्रकृत नाम, उस समय प्रकृत भाषा चलती थी, प्रकृत लैंग्वेज चलती थी, तो ये पूछा जा रहा है क्या नाम था राजगढ़, पाटलिपुत्र, ये सब क्या नाम था मगध की राजधानी राजगीर का? तो आपको याद होगा कि हम अपने वीडियो में बता भी चुके हैं, इसकी राजधानी राजगृह थी। प्रकृत में राजगृह बोलते हैं राजगीर को। और 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? 32 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है। वीर राघवाचार्य, सी सुब्रमण्यम अय्यर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम तो इसमें नहीं, ये नहीं सही होगा, यानी 2 लोग का सही है, क्योंकि महात्मा गांधी तो अभी आए ही नहीं थे, उनका कोई वजूद ही उतना नहीं था। 1796 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने भारतीय
अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? तो 33 का सी है, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान। 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? तो इसका आंसर हो गया सामान्य ज्ञान। नेक्स्ट, यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। तो किस नामों से प्रेरित थी? राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। यूरोप में 1848 की जो क्रांतियां हुई थी यूरोप में, वो सब राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र को लेकर था। उन्नीस 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो 35 का बी, विनायक दामोदर सावरकर। यानी ये सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। गांधी जी की तरह नहीं कि चुपचाप रहो, निवेदन की राजनीति नहीं कर रहे थे, निवेदन में विश्वास नहीं करते थे। इनका था विनायक दामोदर सावरकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों का था कि हम छीन के लेंगे क्योंकि ये मेरा है देश, आज़ादी तो हम छीन के लेंगे। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। यानी भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर, आधुनिक शिक्षा को लेकर, सामाजिक सुधार। 36 के बाद 37, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? के प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक भजन, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं हैं। यजुर्वेद, उपनिषद, ऋग्वेद, ये सब किसमें है, ये पूछा गया है। तो आंसर है बी, उपनिषद में ये सब बातें हैं। उपनिषद जो है ये सब बातें इसमें, दार्शनिक भजन ब्रह्मांड ये सब, उसमें मंत्र भी उपनिषद में है। पुत्र प्राप्ति को लेकर है, पुत्र प्राप्ति करना है, मवेशी प्राप्ति करना है, तो कौन से मंत्र का उच्चारण करें जिससे मिल जाए? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1818 में। 1818 में। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? बोल्शेविकों का नारा क्या था, ये बताना है। तो शांति भूमि रोटी, क्या नारा था उनका? शांति भूमि रोटी। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा था शांति भूमि रोटी। नेक्स्ट, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स, ये भारत की बात हो रही है, हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इसमें कई नाम दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया है कि कौन शामिल था। तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो नाम दिए गए हैं, टिकेंजीत सिंह, जथुनाथ शर्मा, रानी गईदीप, अजीब सा नाम है, इसमें से कोई नहीं है।
नेक्स्ट है मैंने बताया था ज्योग्राफी, तो ये एसएसटी के चारों सब्जेक्ट तो मेरा है ही है मेन, लेकिन चूंकि इसमें 2 ही सब्जेक्ट आपको करने रहते हैं, तो जो आपका फेवरेट है या आपको बहुत अच्छा से लगता आता है उसी को आप कर सकते हैं। तो हम जो है पॉलिटी करेंगे और आप लोग इसको कर लेना। ये सेकंड वीडियो में हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से जुड़ा भी वीडियो डाल देंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कहाँ हो पॉलिटी, हाजिर हो जाओ। कहाँ हो कहाँ हो। इकोनॉमिक्स सब है, सबसे लास्ट में पॉलिटी, जबकि जिनका अच्छा रहता तो काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, लेकिन तभी तो सही लास्ट में डाल दिया है। आ गया ये पार्ट 3 का पॉलिटिकल साइंस। अगला टॉपिक जो है, अगला सब्जेक्ट वो है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस इसमें है क्वेश्चन 1 है, निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? भाषाई आधार पर कौन से राज्य मिले थे, ये पूछा गया है। तो इसका जो पहला है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात भाषा के आधार पर बटे थे। आंध्र प्रदेश एवं हरियाणा भाषा के आधार पर बटे थे। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन सी सही है, डी सही है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, बस अच्छे से पढ़ लो। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर जो संविधान की कोई पुस्तक हो तो पढ़ लो, बहुत अच्छा, वरना लूसेंट की पढ़ लो। लूसेंट की बुक आती है सामान्य ज्ञान, उसको पढ़ लो। और एनसीईआरटी तो मेन है ही है, जो कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसमें आप एनसीईआरटी हमारे साथ पढ़िएगा, आगे संविधान भी पढ़ाएंगे। अब अभी न्यू चैनल है, धीरे धीरे सब आगे वीडियो आएगा। ओके, भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया था? किसने इसको राजनीतिक कुंडली बोला था, ये बताना है। तो के.एम. मुंशी, यानी ऑप्शन बी सही है। और बात भी सही है, प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली है, मतलब प्रस्तावना है, उसी से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि आगे भारत कैसा होगा और कैसा होना चाहिए। प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं। उद्देश्य का शब्द ज्यादा समझ में आता है, उद्देश्य का मतलब उद्देश्य क्या है। बाद में संविधान बनने के बाद जो चेंज किया गया उससे थोड़ा बदल गया है सब, वरना जो प्रस्तावना पहले था वो बहुत अच्छा था मेरे अनुसार। भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 3 का है बी, 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। भैया
मौलिक अधिकार लोगे तो कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं, सिर्फ अधिकार ही लेना जानोगे। लेकिन यह है मौलिक कर्तव्य को लेकर सरकार पब्लिक पर कोई दबाव नहीं डाल सकती है, कोई उसके पास कानून नहीं है जो आपको वहां तक घसीट ले जा सके न्यायालय तक। लेकिन जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको लेकर आप सरकार को न्यायालय तक घसीट सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? इसमें बताना है राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण, सरकार की विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया, भारत में लोगों का अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण। तो इसका है, इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक कई सही हैं इसमें। तो सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण है, यानी किस कारक है, कौन सा कारक है जिसके वजह से सामाजिक विभाजन की राजनीति होती है? ये हुआ इसका अर्थ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा को, स्वयं के लिए देश के लोगों में शासन करने की इच्छा को, राष्ट्रीय पहचान की भावना को, गर्व एवं एकता की भावना को। तो ए और सी सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया? वाकई में वकील जो हमारा भारतीय संविधान है उसको तोड़ मोड़ के बहुत अच्छे से पेश कर लेते हैं, ऐसा लचीला है। तो ये है आइवर जेनिक्स ने। और इसका एक और तरीका है, मान लिया इसका आंसर न मालूम होता तो ऐसे भी कर सकते कि संविधान को लेकर जो मजाक उड़ी थी वो अंग्रेजों ने ही उड़ाई थी, तो किसी अंग्रेज का ही नाम हो सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राज्यों में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का, असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करते हैं, निर्वाचन राज्य में, निर्वाचन की बात हो रही है, निर्वाचन नहीं चुनाव की बात है, निर्वाचन राज्य में बहुत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकते हैं, निर्वाचन शासन की नीतियों में परिवर्तन को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। तो डी सही है, एक से अधिक सही है, यानी ए बी सी सही है मेरे हिसाब से। तो डी, एक से उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो चुनाव इसलिए होता ही है कि हम अपने हिसाब से बदल सके, सरकार बदलना हो तो बदले, इसी को रिपीट करना इसी को ले। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं? यानी कौन निर्णय लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, वहीं पे जो है केस फाइल किया जाता है। अगर जो उसके निर्वाचन में कुछ विवाद है कि हाँ उस फला पद पर था उस समय, या उसके ऊपर ये आरोप है, ये FIR है, या जो भी। निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई थी, उसी ने ही तो संविधान निर्मात्री सभा बाद में बनाई थी, उसी ने ही तो संविधान लिखा था। तो इसमें पूछा गया, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका नाम देखो कितना बड़ा नाम है, लेकिन छुपा नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बाद 10,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतलब राष्ट्रीय क्रिमिनल आयोग कह सकते हैं इसको। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये सभी देशों में है, लेकिन आपने हमेशा सुना होगा ये किसके तरफ खड़े रहते हैं, तो यानी किसके मानव अधिकार की ही बात हमेशा करते हैं। तो इसका होगा बी 1993 में। अगर जो पहले होता तो शायद जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भी कुछ 3-5 करता। 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है भारत में स्थापित किया गया था। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था? किस देश ने इसका अनुकरण नहीं किया था? इराक ने। यानी एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति का एक वोट हो, एक ही मूल्य हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो चाहे जैसा, ये जो सिद्धांत है 2010 के दशक में इसका अनुकरण नहीं किया गया था। तो इराक या कौन कर सकता है, यही लोग कर ही सकते हैं। सूचना का अधिकार भारत में है, सूचना का अधिकार भारत में है। मूल अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार क्या है, तो ये बताना है। तो ये सूचना का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार, मूल अधिकार लिखे हैं सूचना का अधिकार ए, सूचना जो इसमें आंसर आया है वो मूल अधिकार। सूचना का अधिकार भारत में है मूल अधिकार, बट मेरे अनुसार कानूनी अधिकार है। ओके, लेकिन चूंकि प्रोविजनल आंसर की है अभी जो आई है बीपीएससी की, इसलिए इसका आंसर ये है रॉन्ग, कानूनी अधिकार। ओके, P13 यानी पॉलिटिकल साइंस 13। भारत में निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है। विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याओं एवं हितों को समझना है, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। शैक्षणिक योग्यता ये सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? 13 का डी उपयुक्त में से एक से सही है। शैक्षिक योग्यता ये सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, लोगों की सेवा के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये सही है। और दूसरा है विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याओं एवं हितों को समझना है, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता है। तो 2 इसमें सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। ये जो कैंडिडेट होते हैं प्रत्याशी, उनके शैक्षणिक योग्यता को लेकर क्वेश्चन किया गया है इसमें। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? अब बताओ, ये तिथि भी पूछ लिए हैं। तो 26 नवंबर 1949, 49, सीधी सी बात है, 49 की बात है। तो ये सब में तो काफी काम हो गया था, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। कॉमन सेंस पर भी कई सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है?
लोकतंत्र। निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? यानी आप गलत व्यक्ति को चुनेंगे तो आप खुद ही को पीड़ित कर रहे हैं, खुद ही के उत्पीड़क बन गए, तो ये ऐसा लोकतंत्र में होता है। राजतंत्र में तो नहीं कहा जाएगा, राजा बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको अधिकार सारे दे दिए गए, फिर आप उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप उसके ही जो है आप उसी के खुद जिम्मेदार हैं। ये इस क्वेश्चन का अगर जो व्याख्या करें तो इसका मतलब ये हुआ। राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? राज्यसभा में जो सीटें आवंटित की गई हैं वो संविधान के किस अनुसूची में सन्निहित है? देखो, इसीलिए एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, लूसेंट भी पढ़ ले तो बेहतर है, वरना हमारा संविधान पढ़ ले, लेकिन ये नहीं हम कहेंगे। लूसेंट सामान्य ज्ञान आती है, वो पढ़ लो तो काफी जो है पॉलिटिकल साइंस अच्छी हो जाती है। तो 16 का इसमें वियोग है चतुर्थ अनुसूची में। ये तो बी सही है। स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य लिया था? तो सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए तो ये महान कहे जाते हैं। आसान नहीं था रियासतों को मिलाना, कुछ रियासत तो बहुत आगे पीछे कर रही थी, पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी जो उस बॉर्डर पर थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? भारत में जो रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है, क्या प्रभाव था? आर.एस. अवस्थी द्वारा 1920-21 में रेड रिवॉल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन, जवाहरलाल नेहरू एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा, 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन, कौन सा रूसी क्रांति से प्रभावित था, ये पूछा जा रहा है। तो 18 का डी, इसमें से कई सही हैं, अभी बता रहे हैं ये उपयुक्त। तो जवाहरलाल नेहरू एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा, 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन। भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? 19 का कौन सा है? भारत में कनाडाई नमूने की यूनियन को वरीयता दी गई है। कोई भी घटक इकाई संघ से विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखती है। हमारा संघ घटक इकाइयों के किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 19 का है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक इसमें सही है। आप देख सकते हैं कि किस लेवल का पूछा जा रहा है, तो लेवल आसान नहीं है, 6 to 8 के हिसाब से तो हाई लेवल पूछा जा रहा है। निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा एवं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो ऑप्शन डी सही है इसमें, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसके सही है। बीस 21, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है?
कौन सी चुनौती है? देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण में सहायक से स्थानों को सशक्त करना, राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का उचित समावेश सुनिश्चित करना, स्थानीय शासनों के लिए अधिक शक्ति को सुनिश्चित करना। तो लोकतंत्र की मुख्य चुनौती क्या है, ये पूछा गया है। उपयुक्त में से एक से अधिक, डी सही है, क्योंकि इसमें जो ऊपर दिए हैं इसमें एक से कई सही चीजें हैं। जैसे बी, ए सही है, बी सही है और सी सही है। निम्न में से लोकसभा का कोरम कौन सा है, यानी क्या कोरम है कि कितने सदस्य होने चाहिए वहां पे? यह सदन की कुल संख्या का 1/15, सदन की कुल संख्या का 1/10 क्या है इसमें? तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका भी एक सदन की कुल संख्या का 1/10 सदस्य होने चाहिए जब लोकसभा चलता है। पहले पता कर लिया जाता है कि कितने लोग आए हैं, तभी जो अध्यक्ष है वो अध्यक्षता करता है। धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप सभी को पता होगा कि धन विधेयक जो है लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है और वहीं पे पारित होता है, फिर इसके बाद राज्यसभा जाता है। ये उसका मेन अधिकार है लोकसभा का। तो इसमें पूछ रहा है ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का है सी, अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 लिखा है, 108 रहता है, लेकिन अब जो आंसर है इसमें अनुच्छेद 109। तो इसका आंसर है सी, 109। और ये जो लूसेंट का सामान्य ज्ञान है उसमें बिल्कुल ऐसे ही यही सेम लाइन में ये क्वेश्चन है। अब ये नहीं कह सकते कि लूसेंट से ये क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी एससीईआरटी में से किसी से लिखे होंगे और फिर अलग से भी ले सकते हैं। ये तो एक दे देते हैं एससीईआरटी और एनसीईआरटी से पूछेंगे, लेकिन 100% उससे नहीं पूछते हैं। निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? क्वेश्चन नंबर 24 का है। तो 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान, 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान, द्वितीय अर्धकाल के दौरान मतलब जैसे 1900 ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई। तो 19वीं शताब्दी के द्वितीय काल में 1850 से ऊपर द्वितीय अर्धकाल के दौरान, यानी लगभग 1875-76 के आसपास की बात हो रही है, बताया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? समानता के अधिकार के बारे में कौन सा सही है, ये बताना है। तो यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। समानता का अधिकार, यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता कि समान को समान माना जाना चाहिए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी सही है। अच्छा, जैसे कहा गया है कि यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, जैसे कि ये मान लिया कह दिया जाए कि उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण के रूप में कि मान लिया कोई मेल है और वो ऊपर से वस्त्र विहीन है, तो फीमेल का है समानता का अधिकार है, इसलिए मैं
ऊपर से वस्त्र विहीन होंगे। तो ये अधिकार नहीं दिया गया है कि इस अधिकार को लेकर न्यायालय में चले जाएं। ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है अभी जो तुरंत याद आया। समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? समान जैसे एक काम का सबको बराबर, या पहले होता था महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था, पुरुषों को ज्यादा दिया जाता था, बच्चों को कम दिया जाता था, सब ऐसे था। लेकिन अब समान काम के लिए समान वेतन हो गया है। तो ये कहा गया है कि यह अधिनियम जो है, जो कानून है, अधिनियम मतलब कानून, वो कब आया था ये बताना है। तो ये आया था 1976 में। अच्छी बात है आ गया था, वरना और ना जाने कितना शोषण होता। आज चाहे हिंदी के टीचर हो, टीचर को लेकर बोल देते हैं, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, या मैथ्स का हो, साइंस का हो, सबको एक ही वेतन मिलता है। अब गवर्नमेंट में, अब प्राइवेट वाले तो अपने मनमौजी हिंदी वालों को कम दे देते हैं, मैथ साइंस वालों को महिमा मंडित करके खूब ज्यादा दे देते हैं। मेहनत तो बराबर ही रहती है सब में। निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनों उन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? ब्रिटिश भारत में जो वन का उन्मूलन हुआ था, काटा गया था, उसका खात्मा हुआ था, वो कारण कौन सा था ये पूछा जा रहा है। तो शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, ये बात सही है, लकड़ी की जरूरत होती थी जल सेना के लिए। रेल मार्ग एवं इसके संजाल के प्रसार हेतु स्लीपरों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ये है ये नाइन्थ है, ये नाइन्थ की हिस्ट्री में, नहीं नाइन्थ की हिस्ट्री में नहीं, एट्थ में, नाइन्थ में ये चैप्टर है, एट्थ नाइन्थ में, ओके, उससे लिया गया। उन्नत के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि सुधार करना, उन्नत के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि सुधार, यानी जहाँ कृषि अच्छी हो सकती है तो काटा गया था जंगल की, यहाँ पर कृषि हो, अच्छे से उपजाऊ हो। तो ये इसका डी सही उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है? ये न्यायालय किसी भी विधान या कार्यपालिका के कार्य की संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं। इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्रदान है। सर्वोच्च न्यायालय की बात हो और उच्च न्यायालय के बारे में, दोनों की बात बताई गई। उनके न्यायाधीशों को केवल संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इसका भी डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये न्यायालय किसी भी विधान या कार्यपालिका के कार्य की संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं। इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्रदान है। तो सर्वोच्च न्यायालय को है ही है। तो ये सब डी सही है और 2/3 बहुमत से इनको हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अभी 10 क्वेश्चन है। निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है ये बताना है। यह प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है, यह गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है, यह प्रबुद्ध धर्मनिरपेक्षता है। तो डी सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता? तो ये मौलिक विशेषता है हमारे यहाँ, प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है, गत्यात्मक भी है और प्रबुद्ध भी है। निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? प्रत्येक का एक भाग होता है। सीले ने।
इन्होंने लोकतंत्र का को परिभाषित किया था। उसमें कहा था एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है, वो कहा था सीले ने। निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो 84 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी और 47 अनुसूचित जनजाति को लिए। अच्छा, ये सब सीटें अभी किसी से पूछ लो तो बता भी नहीं पाएगा। ये जो है उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षित है ना। आरक्षित मतलब इनकी इतनी सीटें, इनको वहां पे पहुंचना ही है, इतना वो जाएंगे ही। तो 84 सीटें जो अनुसूचित जाति का है और 47 अनुसूचित जनजाति का। तो अनुसूचित जनजाति की जैसी संख्या वैसा निर्धारित किया गया है, और इससे ज्यादा एससी हैं तो इसलिए उनकी ज्यादा सीटें हैं। ओके, और आरक्षण भी वैसे ही दिया गया है संख्या को देखते हुए। 32। खैर, अब तो वैसे भी जीत सकते हैं सब, अपने पार्टी पर लोग वोट देते हैं, कैंडिडेट देखते ही नहीं है, वो सेकंड चीज होती है। भारत के संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? सलाहकार समिति किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? तो भाषाई मामलों के लिए, मूल मामलों के लिए, प्रक्रियात्मक मामलों के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कई चीजों के लिए हुआ था, इसलिए सही है, भाषाई और मूल मामलों के लिए। भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे। कब इसका निर्वाचन हुआ था ये बताना है। तो जुलाई 1946 में। ऐसे ही संविधान बैठ के नहीं लिख दिया गया था, जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं या उड़ाया जा रहा है, जैसे जो भी है वजह कि संविधान बदल दिया जाएगा। तो संविधान ऐसे नहीं बदला जा सकता, बस संशोधन हो सकता है। तो संशोधन का उसी में अधिकार हो, ना जाने कितने संशोधन होकर अब जाके यहाँ तक आया है, तब भी अभी बहुत सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो है बी सही है, यानी जुलाई 1946 में जो है निर्वाचन हुए थे, और सभी वर्ग से लोग निर्वाचित हुए थे। ये नहीं कि कोई कहे कि इस वर्ग से या तथाकथित सवर्ण से या अल्पसंख्यकों से ये लोग ही निर्वाचित होकर गए हैं, इन्हीं लोगों ने लिखा है, सभी का उसमें योगदान था। निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सा प्रमुख कारक है? तो 35 का है 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण किया जाता, संविधान द्वारा प्रदत्त स्तर तथा अवसर की समानताएं, लिखित संविधान तथा देश के सभी नागरिकों हेतु नागरिक स्वतंत्रताएं। तो इसका जो आंसर है ये होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। इसमें वीडियो लॉन्ग होती जा रही है। भारत के राजनीतिक दलों की सूची को उनके स्थापना वर्ष की सूची में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो राजनीतिक दलों के नाम लिखा है और उनकी स्थापना वर्ष बताई गई है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस कब स्थापित हुई? बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत का मार्क्सवादी साम्यवादी दल। ये जो है ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। ओके, तो 36 का है सी। चलो मैचिंग कर दे।
पहले का है 98 में, और फिर है बहुजन समाज पार्टी 84 में, भारतीय जनता पार्टी 80 में, ओके एक सेकंड, 80 में भारतीय जनता पार्टी, 80 में भारत का मार्क्सवादी साम्यवादी दल जो है वो था 64 में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, तो इसका सी सही है, इसको याद कर लीजिए, बात के लिए मत छोड़िए, अभी तुरंत याद कर लीजिए। तो पार्टियों के नाम ऐसे ही मौके पर ही जब उसका हो याद कर लो। निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतना और उपचेतना मन की एकता है? ये किसने कहा था? हॉकिंग ने। लोकतंत्र चेतना और उपचेतना मन की एकता है, ये इन्होंने कहा था, हॉकिंग महोदय ने। न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था? न्याय युद्ध के रूप में जो एक आंदोलन था वो हरियाणा में किस नेता ने इसका नेतृत्व किया था, लीडरशिप किया था, लीड किया था, वो बताना है। तो 38 का है बी देवीलाल। देवीलाल द्वारा न्याय युद्ध किया गया था। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था? फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से, रूसी क्रांति की विरासतों, मतलब इन अमेरिकी क्रांति, इन सब में से किन क्रांति से वो प्रभावित हुए थे? तो अब उस समय जब उन्होंने काम किया था तो ऐसे याद कर सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से वो काफी प्रभावित हुए थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? सामुदायिक मामलों पर, मौलिक मामलों पर, प्रक्रियात्मक मामलों पर, तो इनमें से किस पर किया था? तो इसका डी सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया। सामुदायिक मामलों पर जो समितियां उन्होंने बनाई थी उसके माध्यम से ही इन्होंने नियम बनाए, सामुदायिक, मौलिक मामलों और प्रक्रियात्मक मामलों पर। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। और अगला जो अभी मैंने कहा कि हमने जो मेन सब्जेक्ट था वो मैंने बता दिया, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे, जो कि बीपीएससी में आपको 2 ही करने रहते हैं, जो आपका बहुत फेवरेट है। वैसे मेरा तो मेन सब्जेक्ट चारों है, क्योंकि एसएसटी पूरा 6 to इंटर पढ़ाएंगे हम, और हमारा वीडियो है आगे और आते रहेंगे। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। लेकिन 2